देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका सामान्य आशय। तो सामान्य आशय है जो 34 से लेकर 38 तक में हम पढ़ेंगे आज। 34 से लेकर 38 तक। ठीक है, 34 से लेकर 38 तक देखेंगे सामान्य आशय को। देखिए, पहले तो इसको समझ लीजिए। सेक्शन 34 जो है सामान्य आशय का क्या है, एक सामान्य, फिर देखेंगे क्या होता है सामान्य आशय। सामान्य आशय का मूल नियम है। सामान्य आशय का कैसा नियम है? मूल नियम दिया गया है। मूल नियम, इस तरीके से भी इसको याद रखें। धारा 34 क्या है? सामान्य आशय का एक मूल नियम है। तो बाकी धाराएं क्या है फिर? 35, 36, 37, 38 ये क्या है? ये भी तो दी रहती है। मूल अपन इसी की बात करते हैं, ये तो सब जानते हैं। सामान्य आशय का मूल नियम है 34 से धारा। फिर धारा 35 क्यों दे रखी है? धारा 35 है क्या? ठीक है, धारा 35 जो है मूल नियम का विस्तार है। विस्तार है, मूल नियम का क्या है? ये का विस्तार है। ये धारा विस्तार करती है। अभी विस्तार का क्या मतलब है? क्या सब विस्तार करती है ये धारा? विस्तार का मतलब है कि सामान्य आशय ना होने पर भी उसके जैसा प्रभाव। विस्तार का मतलब है सामान्य आशय ना होने पर भी उसके जैसा प्रभाव। मतलब माना जाएगा कि हाँ, सामान्य आशय के तहत ही आपने काम किया, भले ही सामान्य आशय जो है ना हो, तो उसका मूल नियम का जो है विस्तार है। अर्थार्थ लिख सकते हैं। ठीक है। सामान्य आशय ना होने पर भी उसके जैसा प्रभाव रखती है धारा 35 में। सामान्य आशय नहीं है लेकिन उसका विस्तार करती है धारा। ये मान लेते कि भी सामान्य आशय के अनुसार में नहीं आपने कार्य किया है, तो उसका विस्तार करती है धारा 35। धारा 36 जो है स्पष्टीकरणात्मक है। स्पष्टीकरण दिया है। धारा 36 जो है स्पष्टी धारा 36 जो है स्पष्टीकरणात्मक है, इसका स्पष्टीकरण देती है। और धारा 37 क्या है? धारा 37 क्या है? धारा 37 इसका अनुपूरक नियम है। एक मिनट। ठीक है, धारा 37 क्या है? इसका अनुपूरक नियम है। और धारा 38 क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पूछा जाए कि सामान्य आशय का अनुपूरक नियम किस धारा में दिया गया है? धारा 37 में दिया गया है। इसका अपवाद क्या दिया गया है? 38 में दिया गया है अपवाद। ये धारा 38 क्या है? अपवाद है। काय का अपवाद है? 34 का अपवाद है, या कह लो सामान्य आशय का अपवाद है। सामान्य आशय होने पर भी कब लागू नहीं होगा? ये कह रहा है कि सामान्य आशय होगा तब भी लागू नहीं होता है। अपवाद का मतलब है सामान्य आशय होने पर भी लागू नहीं होगा। सामान्य आशय होने पर भी लागू नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, तो सामान्य आशय का मूल नियम 34 में है। 35 मूल नियम का विस्तार करती है, अर्थात सामान्य आशय ना होने पर भी उसके जैसा ही बरता जाएगा कि सामान्य आशय के अनुसरण में ही आपने काम किया है। 36 उसका स्पष्टीकरणात्मक है, नियम है। 37 उसका अनुपूरक नियम है, पढ़ा हुआ रूप है। और 38 अपवाद है। ये कहता है कि भाई सामान्य आशय होने के बाद भी आपको सामान्य आशय का नियम लागू नहीं होगा, धारा 38 कहती है। ठीक है। तो ये तो इसके सामान्य नियम हो गए। अब बात करेंगे अपन के भैया सामान्य आशय होता क्या है। सामान्य आशय का अर्थ होता है एक समान आशय। यहाँ लिख लेते हैं, एक समान
पहले तो ये याद रखें कि समान आशय कब बनता है भैया, जब समूह के द्वारा काम किया जाता है। जब कोई समूह मिलके काम करता है, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह मिलके काम करते हैं जब लोग, ठीक है। यानी कि अकेला व्यक्ति तो सामान्य आशय का होगा नहीं। जब अपराध होगा तो अकेला अगर व्यक्ति है तो फिर सामान्य आशय का अपराध नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तब सामान्य आशय का अपराध बनेगा। सामान्य आशय का अपराध कब बनेगा ये भी याद रखना है, दो या दो से अधिक, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तब सामान्य आशय का अपराध बनेगा, ठीक है। और अगर पांच से अधिक हो जाएंगे तो फिर वो सामान्य उद्देश्य में चला जाएगा, ठीक है। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब अपराध करेंगे तो वो सामान्य आशय का अपराध बनेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये समूह द्वारा या व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाता है। व्यक्तियों द्वारा मतलब अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कैसा है? संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भी कहते हैं। दोनों में है, 34 और 149 में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है। मतलब इकट्ठा लोगों का संयुक्त दायित्व का सिद्धांत लिख लीजिए, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। दोनों में दिया है 34 149। यहाँ व्यक्तियों के समूह को दोषी माना जाता है जब वो एक साथ कोई अपराध करते हैं। संयुक्त दायित्व का या आणविक आणविक दायित्व भी बोलते हैं इसको। संयुक्त दायित्व या आणविक दायित्व का सिद्धांत धारा 34 में दिया हुआ है। तो पहले धारा देखें, फिर धारा की बात देखते हैं। धारा क्या कहती है? धारा कहती है 34, धारा कहती है कि जबकि कोई व्यक्ति, सेक्शन 34 की बात करें, एक मिनट इसको मिटा लें। पहले इसको मिटा लें फिर देखते हैं सेक्शन 34। अब देखें सेक्शन 34। सेक्शन 34 कहता है, कहा गया सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। अब धारा क्या कहती है? ये कहती है जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वो कह रहा है सबके सामान्य आशय के अनुसरण में किया जाता है। सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है। किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होगा, जो भी उसमें शामिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होगा। कौन प्रत्येक व्यक्ति? जो उसमें शामिल है। जो अगर कोई अपराध किया जाता है सबके समान आशय को अग्रसर करने में, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या होगा? उस अपराध के लिए जो है जिम्मेदार होगा। तो समान आशय क्या होता है? समान आशय होता है मस्तिष्कों का मिलन। योजना है एक तरीके से मस्तिष्कों का मिलन। इसके नाम से भी पूछा जाता है। ये मस्तिष्कों का मिलन से संबंधित है। धारा 34 ही है मस्तिष्कों का मिलन। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो योजना या जो मैं सोच, जो मेरी सोच है वही आपकी सोच है, सीधी सी बात है। जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही आपके दिमाग में चल रहा है। दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही है, एक ही प्लानिंग चल रही है। तो उसको कहते हैं मस्तिष्कों का मिलन। जो हम सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं। किसी बैंक को लूटने की तैयारी बनाई और जो आप भी सोच रहे हो कि भैया लूटेंगे मिलके, तो दोनों के जो है मस्तिष्कों का मिलन इस नाम से भी पूछा जाता है। कौन सी धारा? 34 ही है आपकी। इसमें जो है, जो बात सामने वाले के दिमाग में वही बात आपके दिमाग में, और आप दोनों मिलकर के उस कार्य को अंजाम देते हैं। तो ऐसे कार्य को कहते हैं सामान्य आशय के अग्रसर में किया गया कार्य। इसमें दोनों व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए योजना पहले से बनाई जाए। योजना कार्य या घटना स्थल पर भी बनाई जा सकती है, ठीक है।
या एट ए टाइम भी बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि पहले से पूर्व नियोजित कोई योजना हो, इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि पूर्व नियोजित कोई योजना हो, बाद में भी या घटना स्थल पर भी जो योजना बन सकती है। अब इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है इस धारा के लिए? सबसे पहले तो जो है एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति यानी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, ठीक है। एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए और उन सभी का क्या होना चाहिए? समान आशय होना चाहिए। समान आशय भी होना चाहिए उनका, यानी दोनों के दिमाग में एक ही योजना होनी चाहिए। इसके अलावा आपराधिक कार्य होना चाहिए। आपराधिक कार्य, आप कहोगे भाई ये क्यों? भाई अगर कोई जिसके लिए आपने योजना बनाई है, जिस कार्य के लिए, वो आपराधिक नहीं है तो फिर काय का सामान्य आशय, ठीक है ना। सामान्य आशय तो तभी बनेगा जब किसी अपराध के लिए बनाई हो, कोई ऐसा कृत्य करने वाले हो आप जो अपराध की श्रेणी में आता है, तभी सामान्य आशय बनेगा ना। तो वो सामान्य आशय क्या होता है? आपराधिक कृत्य। अब आप दोनों के, आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, योजना बना ली दोनों मित्रों किसी को, तो वो सामान्य आशय थोड़ी कहलाएगा, है ना। तो आपराधिक कार्य होना चाहिए, ठीक है। एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, सामान्य आशय होना चाहिए, आपराधिक कार्य होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सामान्य आशय को अग्रसर करने में के लिए आपराधिक कृत्य का किया जाना, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं आपराधिक कृत्य का किया जाना, ठीक है। तो दोनों उसके अनुसरण में आपराधिक कृत्य का किया जाना भी जो है आवश्यक है, ठीक है। तभी ये जो धारा है जो है लागू होती। कब लागू होगी? जब एक से अधिक लोगों ने किसी अपराध को कारित करने में सामान्य आशय रहा हो। दूसरा, उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा उस अपराध को घटित करने वाला कोई आपराधिक कार्य किया हो, ये लिखा ना, कोई आपराधिक कार्य किया, दोनों में से कोई भी कर सकता है घटना को घटित करने पर। ऐसा कार्य उन सभी के समान आशय को अग्रसरण करने में किया हो, तभी ये धारा जो है 34 लागू होगी। इस पे एक महत्वपूर्ण बात है महबूब शाह बनाम सम्राट का 1945 का, ये याद रखना, महबूब शाह, महबूब शाह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा जाता है, महबूब शाह वर्सेस सम्राट, ठीक है। 1945 का, सोलह 18 1945 का मामला है। 1945 1945 का तो स्वाभाविक सी बात है प्रीवी काउंसिल का होगा, प्रीवी काउंसिल का है। इसमें जो है धारा 34 के संदर्भ में कई सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए गए थे। पहला ये सिद्धांत था कि सामान्य आशय के निर्माण के लिए अपराध घटित होने से पूर्व सहमति या मस्तिष्कों का मिलन होना आवश्यक है। इसमें ये कहा गया कि अब अपराध घटित होने से पूर्व जो है मस्तिष्कों का मिलन होना आवश्यक है। इसी बात में कहा गया कि मस्तिष्कों का मिलन होना आवश्यक है। जब आप कोई अपराध करने जाते हो तो मस्तिष्कों का मिलन होना आवश्यक है। दूसरा, इसमें यह कहा गया कि यह साबित किया जाना आवश्यक है कि आरोपित अपराध में शामिल अनेक व्यक्तियों में से किसी ने उन सभी के समान आशय को अग्रसर करने हेतु कार्य किया। मतलब जितने भी व्यक्ति थे उसमें से, उनमें से किसी ने भी कोई एक कार्य किया हो, कौन सा? आपराधिक कार्य करने के लिए कोई कदम उठाया हो, ठीक है। तो यानी कि आपराधिक कार्य होना भी जरूरी है। बाकी इसमें कुछ नहीं, तो इसमें बस केस ही याद रखना, ये वाला जो है आपका केस है। इसके अलावा एक केस और है, गणेश सिंह बनाम राम पूजा। ये कहाँ है? गणेश सिंह वर्सेस आपका है, गणेश सिंह ही है, गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा। राम पूजा आपका वो, ये कौन सा केस है भाई? ये आजकल पूछने लगे 1889 उनहत्तर का, 1869 का, 69 का, ये उससे भी पुराना केस है। ये भी प्रीवी काउंसिल का है। इसमें जो है सबके समान आशय को अग्रसर करने में पदावली जोड़ी गई थी। सबके समान आशय को, सबके सामान्य आशय, जो आप परिभाषा में भी पढ़ते हो, आशय, आशय में
ये इसी बाद में जोड़ा गया था, सबके समान आशय में, ठीक है। ये शब्द इसमें ही इसी बाद के बाद जोड़ा गया था, सबके समान आशय में, या सबके समान आशय को अग्रसर करने में, सबके समान आशय, सबके समान आशय को अग्रसर करने में। ये पदावली इसी में जोड़ी गई, सबके समान आशय को अग्रसर करने में, जो अपन पढ़ रहे हैं परिभाषा में, वो इसी बार में जोड़ी गई। गणेश सिंह बनाम राम पूजा 1869 के बाद में जो है जोड़ी गई थी इसमें। इसके अलावा एक नया वाद भी है इसमें 34 का, हरबंश कौर बनाम हरियाणा, हरबंश कौर वर्सेस हरियाणा, एक मिनट, हरियाणा। ये 2005 का है, ठीक है। हरबंश कौर बनाम हरियाणा, ये भी धारा 34 से संबंधित है। इसमें कहा गया कि अपराध विशेष का सृजन नहीं करती, अपितु वह साक्ष्य विधि का नियम है। ये कहता है ये धारा, इसमें कहा गया ये कोई अपराध विशेष का जो है वर्णन नहीं करती ये धारा, बल्कि साक्ष्य का एक नियम है। ये कहा गया अपराध विशेष का, अपराध विशेष का वर्णन नहीं करती, बल्कि साक्ष्य का नियम है। क्योंकि ये धारा अपने आप में कोई अलग अपराध नहीं बनाती, ठीक है। इसीलिए इस हरबंश कौर बनाम हरियाणा राज्य 2005 में सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसमें भी यही कहा गया है कोई कि जो ये दो धारा है कोई अपराध विशेष का सृजन नहीं करती, कोई अलग से कोई अपराध नहीं बनाती, अपितु ये साक्ष्य विधि का नियम है। इसको साक्ष्य विधि का नियम माना गया कि भाई ये साक्ष्य विधि का नियम, साक्ष्य के रूप में ये कि भाई फलाने फलाने लोगों ने मिलकर जो है काम किया है। इसके अलावा इस पे एक केस और है, बारेंद्र कुमार घोष का मामला है। बारेंद्र कुमार घोष भी धारा 34 से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। बारेंद्र कुमार, ये सभी को पता हुआ ये केस, ठीक है। बारेंद्र कुमार घोष का जो मामला है 1925 का, ये भी बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस सम्राट, ये 1925 का मामला है। ये भी जो है धारा 34 से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण मामला है। इसका आपको पता भी होगा केस में क्या था ये पोस्ट ऑफिस कांड के नाम से भी जाना जाता है, संकट टोला पोस्ट ऑफिस कांड। तो इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस कांड के नाम से कौन सा वाद जाना जाता है। आपका बारेंद्र कुमार घोष का जो वाद है पोस्ट ऑफिस कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें भी कोई लूटने गए थे पोस्ट ऑफिस, एक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और एक भाग गया, तो एक दूसरा जो था बारेंद्र कुमार जी वो पकड़ गए, वो जबकि इनने कुछ किया नहीं था, बस बाहर खड़े थे, दरवाजे के बाहर खड़े थे, पहरा दे रहे थे, और ये पकड़ लिए गए। जिसने चोरी के लिए जो घुसा था दो मित्र, वो भाग गया, ये पकड़ गए, तो इनको भी दोषी माना गया, ठीक है। ये इसकी पूरी घटना आप पढ़ सकते हो। तो इसको पोस्ट ऑफिस कांड के नाम से भी जाना जाता है, बारेंद्र कुमार घोष के जो है बात को। इसके अलावा कई और केस हैं, ऋषभ देव पांडे जी भी पूछा गया है, सामान आशय घटना स्थल पर भी जो है उत्पन्न हो सकता है। ऋषि देव पांडे है, ऋषि देव पांडे, ये पूछा गया है केस। ठीक है, ये भी धारा 34 से संबंधित। इसमें क्या कहा गया है इसमें ये कहा गया कि सामान आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, घटना स्थल पर भी, ठीक है। जरूरी नहीं कि पहले से योजना बनाई हो, घटना स्थल पर भी आप योजना बना सकते हैं, काम करने से पहले तुरंत ही 2 मिनट पहले योजना बनाई और काम शुरू कर दिया। तो ये किस बात में कहा गया, ऋषिदेव पांडे के बाद में आपका किया गया है। ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला 1995, 1995 का मामला उत्तर प्रदेश का, और ये पूछा गया है, ये बात भी कई बार पूछा गया है, इसके लिए इसको भी याद रखना है आपको। इसमें काफी केस हैं।
एक केस और है, शरीफ अहमद, शरीफ शरीक है कि शरीफ है, शरीफ, शरीफ है, शरीफ अहमद, शरीफ अहमद उर्फ अच्छन, उर्फ छोड़ दीजिए, उर्फ अच्छन है, उर्फ की कोई जरूरत नहीं, शरीफ अहमद ही बहुत है। शरीफ अहमद का बाद है जी, इलाहाबाद का बाद है 1956 का। इसमें क्या कहा गया, इसमें वही बात कही गई जो नीचे वाले बात में कहा गया है। इसमें कहा गया कि पूर्व नियोजित योजना से आशय यह नहीं है कि अभियुक्त ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पहले से योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया हो, अपितु अपराध के घटना स्थल पर केवल भाव भंगिमा से भी सामान्य आशय बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये कहा गया कि भाव भंगिमा से भी क्या बन सकता है, सामान्य आशय, मतलब घटना स्थल पर एक दूसरे को भाव भंगिमा इशारे करे कि हाँ भाई करते, रेडी हो, बोलने का हाँ ठीक है रेडी है करते हैं। तो भाव भंगिमा से भी जो है आपका क्या बन सकता है, सामान्य स्थल पर, घटना स्थल पर इशारे, जरूरी नहीं कि पहले बैठ के योजना बनाई हो। घटना स्थल पर आपने भाव भंगिमा से अपने इशारों से अगर किया है तो भी आपका जो है सामान्य से बन सकता है। घटना स्थल पर अपन गए ना, इशारे किए कि हाँ ठीक है रेडी तैयार, तो वो भी आपका सामान्य आशय की श्रेणी में आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट केस है। कृष्णा बनाम राज, एक और लिख लीजिए, कृष्णा, आजकल केस पूछने लगे, कृष्णा बनाम राज, ठीक है, राज्य का मामला है, ये है आपका 2003 का, ठीक है, ये 2003 का मामला है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के ही मामले हैं ये, कृष्णा बनाम राज 2003 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया, शारीरिक उपस्थिति के बजाय भागीदारी को सामान्य आशय का मूल तत्व माना गया। ये क्या गया, भागीदारी को माना गया, शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं, भागीदारी पर्याप्त है। इसमें क्या गया, शारीरिक उपस्थिति के बजाय, उपस्थिति के बजाय भागीदारी को आवश्यक माना गया। अब आपका ये क्या हो रहा है, भागीदारी को आवश्यक माना गया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि हम नहीं गए, हमने कहा भैया ऐसी योजना बना ली, उससे कहा कि भाई तुम जाओ, हम तुम्हें देखेंगे यहाँ से। आजकल तो टेक्नोलॉजी, फोन पे हम बात कर रहे हैं, फोन पे हो रही ना सलाह मशवरा, यहीं से दे रहा है, बोले हम पूरा बोले देखेंगे, नेट वेट से देखते रहेंगे, बोले ड्रोन उड़ाते रहेंगे यहाँ बैठ के, तुम करना, यहाँ से हम तुम्हें बोले सपोर्ट करते रहेंगे। तो वो उसकी बात कह रहा है, तो ये कह रहा है भागीदारी जरूरी है। जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से वो व्यक्ति जो सामान्य आशय अपराध तभी होगा जब दोनों व्यक्ति शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, भागीदारी जरूरी है, आप भागीदार हैं इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट केस है आपका कृष्णा बनाम राज 2003 का। इसमें ये कहा गया कि शारीरिक रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है, केवल भागीदारी है तो भी सामान्य आशय का अपराध घटित होगा, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, कई उदाहरण हो सकते हैं कि हम फोन पे बात कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, या ठीक है, तो मतलब हमारी भागीदारी सिद्ध हो रही है इससे कि हम भी उसमें जुड़े हुए हैं, इन्वॉल्व हैं उसमें, या समय समय पर हम उसको राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, हम हालांकि खुद सक्रिय रूप से नहीं है लेकिन वहां शामिल है, हमारी उसमें भागीदारी, तो भी सामान्य आशय ही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और बात है, JM देसाई बनाम बम्बई राज, ये भी इसी में इसी टाइप की बात इसमें कही गई थी, JM देसाई वर्सेस जो है बम्बई राज, ये पुराना केस है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, 1960 का सुप्रीम कोर्ट का। इसी में इसमें भी लगभग सेम बातें कही गई थी, जीएम देसाई में। इसमें भी यही कहा गया था कि आपराधिक कार्य में साझेदारी आवश्यक है, जो प्राय घटना स्थल पर उपस्थित होकर, उपस्थित हुए बिना भी निभाई जा सकती है, मतलब चाहे उपस्थित होकर भी की जा सकती है, उपस्थित हुए बिना भी निभाई जा सकती है। जो बात इसमें कही गई है वही लगभग इसी में कहा। इसमें यह कहा गया कि उपस्थित होकर भी हो सकती है और उपस्थित हुए बिना भी हो सकती है, घटना स्थल पर जरूरी नहीं कि दोनों उपस्थित हो, उपस्थित होकर भी हो सकता है सामान्य आशय, उपस्थित हुए बिना भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है।
एक और केस है, ये भी याद रख लीजिए, 2000 जो है आपका 3 का है। गैसी है, ग्यासी नहीं है, गैसी ही है, छोटा गा है इसमें। गयासी, गयासी, गयासी राज्य वर्सेस जो है मध्य प्रदेश का ही है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का ही मामला है। 2003 सुप्रीम कोर्ट, 2003 का है, सुप्रीम कोर्ट का मामला, ये याद रखना, मध्य प्रदेश का मामला है, इसीलिए गयासी राज बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003, ये भी 34 से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि केवल अभियुक्त का भागीदार होना पर्याप्त है, भले ही उसने कोई प्रत्यक्ष कारण ना किया हो। ये कह रहा, इसमें भी वही बात की गई, इसमें क्या कहा कि भागीदार होना ही पर्याप्त है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य ना किया हो। सेम बातें इन तीनों में कही गई। इसमें भी ये कह रहा है कि भाई आप भागीदार हैं तो आप धारा 34 के तहत दोषी हैं, भले ही आपने कोई प्रत्यक्ष कार्य ना किया हो। ठीक है, 2023 का गयासी राज्य बना मध्य प्रदेश राज्य, ये 2003 का मामला है। ठीक है, एक और देख लीजिए 2002 का मामला, ये नए मामले जरूर देख लीजिएगा आप। नंदू, नंदू रस्तोगी, ठीक है, नंदी रस्तोगी है बनाम बिहार राज्य का मामला है, वर्सेस बिहार लिखा है अकेला, ठीक है, नाम याद रखना बस। ये है आपका है 2002 का, ये 2002 का है। इसमें कहा गया कि दीपावली के दिन अभियुक्त गण मृतक को जान से मार देने की धमकी देते हुए उसकी दुकान से एक अन्य स्थान पर ले गए। बाद में गोली चलने की आवाज आई जिससे उसे मार दिया गया था। सभी का सामान आशय माना गया। ये दीपावली के दिन की घटना है। इसमें इसमें सब पकड़ के जो है किसी को ले गए होंगे पकड़ के, और अगली जगह जो है गोली मार के मार दिया, और वहां से गोली चलने की आवाज आई। तो वो कह रहा है कि जितने भी लोग उसमें शामिल थे, जो भी ले गए थे पकड़ के, उसमें जो है सबका सामान आशय माना गया। अब ये बात तो सही है कि गोली किसी एक ने चलाई होगी, लेकिन जितने लोग गए थे वो सारे व्यक्ति, सारे के सारे जो है क्या माने गए, धारा 34 के तहत दोषी माने गए। तो ये भी जो है 34 से संबंधित है। ठीक है, हाँ, तो आपको समझ में आया कि सामान आशय को सिद्ध करने के लिए, सामान आशय को सिद्ध करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि भी इन सबका सामान आशय था। तीसरा क्या करना पड़ेगा, उनकी भागीदारी, भागीदारी सिद्ध करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं उपस्थिति नहीं, भागीदारी। आप तो बस इतना सिद्ध कर दो कि ये भागीदार थे, इन लोगों ने मिलकर के ये किया है। जरूरी नहीं कि दोनों ही उपस्थित हो, तीनों उपस्थित हो, जितने भी हैं वो सब उपस्थित हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति थे। दूसरा आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, दूसरा आपको समान आशय सिद्ध करना पड़ेगा। तीसरा आपको उनकी भागीदारी सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है, ये किसके हाथ में, ये जय भगवान बनाम हरियाणा राज्य में कहा गया 1999, जय भगवान बनाम हरियाणा राज्य 1999 में, और यही फैक्ट है अपने इसमें भी, है ना। देखिए इसमें कौन कौन से केस आपको याद रखने हैं। एक तो आपको महबूब महबूब शाह का केस, दूसरा सेकंड नंबर पे वीरेंद्र कुमार घोष का वाद है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको ऋषिदेव पांडे का वाद है। ये तीन बात तो आपको रखने ही है यार, ये ध्यान में रखना, तीनों इंपॉर्टेंट केस हैं। ऋषिदेव पांडे का वाद, वीरेंद्र कुमार घोष का वाद, महबूब शाह का वाद, ठीक है। ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो नए हैं, जैसे कि दुग्यासी राज बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003 का है मामला। इसके अलावा जो है आपका नंदू रस्तोगी बिहार राज्य का 2002 का मामला है, ये आप पढ़ के रख सकते हैं ना। एक और है ग्यासी राज का हो गया, और एक कृष्णा बनाम राज्य 2003 का मामला, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक और है रामनाथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य, रामनाथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1953 का मामला है ये। इसमें जो है, इसमें ये कहा गया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि चारों में से किसने गोली चलाई, और ना ही इस बात का साक्ष्य था कि गोली सभी के समान आशय में चलाई गई। केवल घटना स्थल पर उपस्थिति को ही समान आशय के गठन के लिए पर्याप्त नहीं माना गया, और सभी चारों अभियुक्त को दोष मुक्त किए गए। ये जो क्या केस था आपका रामनाथ बनाम मध्य प्रदेश में, इसमें ये कहा गया कि भाई चार लोग थे,
इसमें सामान आशय सिद्ध नहीं हो पाया, और ये भी सिद्ध नहीं हो पाया कि गोली किसने चलाई, तो इसमें सबको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया इस केस में। हालांकि 34 से ही संबंधित है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो सामान आशय होता क्या, मिलकर के घटना को अंजाम देना, सीधा सा बात है कि ऐसे कृत्य, ऐसा अपराध जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लोग जो है सामान आशय के अग्रसर में क्या करते हैं, किसी घटना को, किसी अपराध को अंजाम देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको सामान्य आशय कहते हैं। ठीक है, और ज्यादा स्कूल जाएंगे नहीं अपन, इतना ही। ठीक, अब देखिए सेक्शन 35, इसमें सेक्शन 35, सेक्शन 35 क्या कहता है, सेक्शन 35 कहता है जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। ये कह रहा है कुल मिला के धारा 35 क्या कह रही है कि भी सामान आशय ना होने पर भी समूह द्वारा किया गया कार्य, उसको भी सामान आशय माना, पहले ही लिखाया ना आपने, सामान आशय ना रखने वाले समूह द्वारा, सामान आशय आशय ना रखने पर भी मान लिया गया भी सामान आशय के। तो ये कह रहा है सामान आशय ना रखने पर भी, देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। अब ये तो भाषा तो इसमें ऐसी लिखी कि भी सामान आशय या ज्ञान से किया जाता हो, और अगर आपको पता है उनका सामान आशय और ज्ञान, तो आप उसमें शामिल होते हो और आप काम करते हो, तो भी आप सामान आशय के दोषी हो। और ये क्या है जी धारा, ये कहती सामान आशय ना रखने पर भी, क्या मतलब है इसका, इसमें कहता है कि जब जो है कई दो या अधिक व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तब पहला कहता है किसी आपराधिक आशय या ज्ञान से किए जाने पर ही वह कार्य अपराध होता है, पहली शर्त ये। उस कार्य के लिए शर्त क्या है, आपराधिक ज्ञान या आशय पर ही, आपराधिक ज्ञान और आशय पर। मतलब वो कार्य ऐसा है कि जब आपको आपराधिक ज्ञान और आशय होगा तभी वो अपराध होगा। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, उस कार्य को करते समय करने वालों में सामान आशय ना रहा हो। क्या मतलब, कार अब दूसरी शर्त क्या है, पहली शर्त तो ये है आपराधिक ज्ञान और आशय हुए हुआ तभी वो आप सामान आशय में आएगा, ऐसा कार्य है। दूसरा, उस कार्य को करते समय उसे करने वालों में सामान आशय ना रहा हो, उस कार्य को करते समय, ठीक है, करते समय क्या ना रहा हो, उसे करने वालों में सामान आशय ना रहा हो, उसे करने वालों में सामान आशय ना रहा हो। अब आप कहोगे ये दो बातें अलग अलग कैसे हो रही हैं, देखेंगे देखेंगे इसको। तो उपरोक्त दशाओं में से अन्य व्यक्तियों के साथ उस कार्य को कारित करने में शामिल होने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आपराधिक आशय या ज्ञान के अनुसार उस संपूर्ण कार्य के लिए दायी। अब आप कहोगे ये कैसी काम हो रहा है, देखिए ये तो पहली शर्त तो ठीक है कि कोई आपराधिक ज्ञान हो, आशय हो, तभी होता है। ठीक है, मतलब ये है कि ये दो लोग मिलके ए और बी मिलकर के मान लो क्या कर रहे थे, सामान आशय में कोई काम कर रहे थे। ये सी नाम का व्यक्ति को नहीं पता था कि इनकी क्या योजना है, ये ऐसी घटना, इसको इस तरीके से समझिए कि ये दो लोग मिलकर के काम कर रहे थे, आपराधिक आशय और ज्ञान था इन लोगों का था, ये पूरी योजना बना के कोई घटना स्थल पे पहुंच गए थे। और ये सी बिल्कुल घूमता फिरता चला आया, दोस्त था इनका, चला आया और इसको इसको नहीं पता, इसने योजना नहीं बनाई, योजना इन दोनों ने बनाई, इनके दिमाग में था प्लानिंग। ये आया और इसको ये नहीं पता कि भाई ये क्या करना है, हाँ इसको इस बात का ज्ञान है कि गलत काम करने जा रहे हैं भाई, चोरी को चकारी है, मतलब उसको अंदाजा है कि इस टाइप का काम ये कर सकते हैं, करने वाले हैं, इसको ये नहीं पता, इसने नहीं मिलाया, ये दोनों ने बनाई योजना। ये भी जाके शामिल हो गया, श्रीमान चलो बोले हम भी चलते। अब हालांकि इसके दिमाग में एक शंका है कि भाई ये लोग जो है गलत काम करने वाले हैं, गलत ही करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी बोले अरे तुम चल रहे हो हम भी चलते। तो ऐसा व्यक्ति भी जो इस तरीके से शामिल हो जाता है, वो इस पे लिखा ना, उस कार्य को करते समय उसे करने वाले का सामान आशय ना रहा हो। इसका नहीं था, इसको नहीं पता, बस इसको इतना ज्ञान जरूर था कि भाई ये लोग इस तरीके के अपराधी प्रवृत्ति के कोई गलत काम करते हैं।
तो अगर ऐसा व्यक्ति इनमें शामिल हो जाता है तो वो भी समान आशय का दोषी होगा। इसीलिए कहते हैं ये धारा समान आशय न रखने पर भी जो है समान आशय के लिए दोषी बनाती है व्यक्तियों को। ठीक है, तो ये धारा कब बना रही कि आप जाके शामिल हो गए, आपको ज्ञान है कि गलत प्रवृत्ति के आदमी हैं, इन दोनों दो लोग बैठे हैं कुछ ना कुछ खुरापात करने वाले हैं, और आप बोले चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, तो आप भी दोषी हो जाओगे उस धारा के तहत। ठीक है, भले ही आपने योजना नहीं बनाई, आप बचाव नहीं ले पाओगे। तो ये धारा उसी के उन लोगों के लिए भी है जो जानबूझकर को क्या कहते हैं आपत को मोल लेते हैं, है ना। जानते हो खतरा को मोल लेने वाले व्यक्तियों के लिए है कि जानबूझ के चले गए, तो ऐसे व्यक्ति भी जो है उसमें दोषी होते हैं। तो उपरोक्त दशा में अन्य व्यक्तियों के साथ उस कार्य को कारित करने में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आपराधिक आशय या ज्ञान के अनुसार उस संपूर्ण कार्य के लिए दायी होगा। तो ये क्या कह रहा है, अपने आपराधिक कार्य और आशय के अनुसार ये कैसे जिम्मेदार होगा, अपने आपराधिक कार्य और आशय के अनुसार, कार्य और आशय के अनुसार। ये व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जब न्यायालय दंड, चूंकि इन दोनों की तो बात अलग हुई, इसकी बात आ रही है, जब इसको न्यायालय दंडित करेगा तो उसके आपराधिक कार्य और आशय के अनुसार या तो संपूर्ण अपराध के लिए या उसके किसी भाग के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है। जितनी जितनी इसकी भागीदारी रही होगी उसके अनुसार न्यायालय इस पर्टिकुलर आदमी के लिए क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। ठीक है, तो इसके अपने आपराधिक कार्य और आशय के अनुसार इसको क्या किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है या दायी ठहराया जा सकता है। तो इस तरीके से ये धारा कैसी है, ये धारा आणविक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित कह सकते हैं। आणविक दायित्व, आणविक दायित्व तो आप जानते ही, मान लिया, कल्पना कर ली प्रलक्षित रूप से। आणविक दायित्व का मतलब क्या है, मान लिया। अगर आप शामिल है तो हम मान के चल रहे हैं भैया कि भैया तुम तो शामिल थे, तो कल्पना कर ली, मान लिया। ठीक है, तो ये धारा क्या है, आणविक दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। मान के चलेंगे, कल्पना कर लेंगे, भले ही आप जो है शामिल हुए तो आपने जैसा काम किया है उसके अनुसार से फिर क्या किया जा सकता है, आपको दोषी ठहराया जा सकता है आपकी भावनाओं के आधार पर। न्यायालय फिर देखता है उसमें भी कैसी थी, आपकी वाकई में निर्दोष होगे तो छूट भी जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शामिल हुए थे, आपको थोड़ी बहुत भी भनक थी, तो फिर आपको भी दोषी माना जा सकता है, या तो संपूर्ण कार्य के लिए या किसी उसके किसी भाग के लिए आपको दोषी माना जा सकता है। ये आपकी जो है 35 कहता है। तो आणविक दायित्व से भी संबंधित है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 36 क्या कहता है, 36 कहता है अंततः कार्य द्वारा और अंततः लोभ द्वारा कारित परिणाम। सेक्शन 36 कहता है अंशतः कार्य और अंशतः लोभ। अंशतः कार्य और अंशतः लोभ द्वारा। देखिए ये कहता है, ये कह रहा है जहां किसी, मतलब दो व्यक्ति मिलकर, इसमें उदाहरण भी है एक, ये कहता है जहां किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा, या तो कार्य करके या जो कार्य करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, उसमें लोभ किया, दोनों बातें, किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य और अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। मतलब ये कह रहा है कि एक काम था, कोई कर, या तो आपकी ड्यूटी थी उस काम को करने की या नहीं करने की, नहीं करने की थी करा, करना की थी तो नहीं करा, मतलब उल्टा किया। कुल मिला के जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए था वो किया, ये कह रहा है। तो ऐसा कोई अपराध जो किसी कार्य द्वारा अथवा किसी लोभ द्वारा कारित किया जाता है, तो कार्य या लोभ द्वारा, ठीक है, दोनों शब्द आए, कार्य या लोभ। जो करना चाहिए था नहीं करा, आपकी ड्यूटी थी उस काम को करने की, नहीं करी, ठीक है, लोभ किया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य हो सकता है, कार्य द्वारा भी हो सकता है और लोभ द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अंशतः। तो उपरोक्त नियम आपराधिक नियम पर भी जो है, उपरोक्त जो नियम है आपराधिक प्रथम पर भी जो है ये लागू होता है, ये वाला नियम आपराधिक प्रथनों पर भी लागू होता है। ठीक है, आपराधिक प्रयत्न पर भी ये जो है नियम लागू होता है। इसमें एक उदाहरण है, उदाहरण ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये कहता है का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करने
और अंशतः या को पीट कर साथ से या की मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया एक तो भोजन नहीं दिया, भोजन देने का काम था, भोजन भी नहीं देता और साथ में पिटाई भी करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। का जो है या को, का जो है या को भोजन देने का लोभ करता है, भोजन का लोभ करता है और साथ में उसकी क्या कहता है, मारपीट करता है। इससे क्या होता है, या मर जाता है। तो ये कह रहा है कि ये जो उसने जो घटना की अलग अलग की है भले ही, लेकिन अंशतः कार और अंशतः लोभ द्वारा किया है, इसीलिए जो है का इस धारा के अधीन क्या है, हत्या का दोषी है। दो कारों से मिलकर एक कार बन गया, कुल मिला के ये समझ लीजिए, आधा काम आधा आधा करके, ठीक है, दो पार्टों में डिवाइड हो गया कार, कुल मिला के दो पार्टों में डिवाइड होकर ये कार करता है। तो इस तरीके से भी करता है तो भी वो इस धारा के अधीन क्या होगा, दोषी होगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है। 37 देखिए, 37 क्या कहता है, 37 कहता है किसी अपराध को घटित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। ये थोड़ा देख लीजिए, सेक्शन 37, कई कार्य में से, ठीक है, एक को करके, ठीक है। ये कह रहा है कई कार्यों का झुंड है, हिस्सा है, उसमें से केवल एक पार्ट कर देते हैं आप, तो आप पूरी धारा के तहत क्या है, दोषी है। ये कह रहा है, इसमें देखिए क्या कहता है 37, ये कह रहा है जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उस कार्य में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साथ सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। ये कह रहा है कई बार ऐसा होता है ना, कई कार्य कई घटनाओं से मिलकर बनता है, कई कारणों से मिलकर बनता है, तो उसमें से ये कह रहा है कि आप किसी भी चरण में अगर उसकी मदद कर देते हैं, या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर, तो भी आप उस अपराध के दोषी हो गए। इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, 3 उदाहरण दे रखे हैं। ये तीनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है का और खा पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्रा देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। का और खा या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार या को विष देते हैं, या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ का और खा हत्या में साथ से सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से हर एक ऐसे कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वह दोनों उस अपराध के दोषी ही, यद्यपि उनके कार्य पृथक पृथक है। ये कह रहा है दो व्यक्ति सहमत हुए, एक व्यक्ति को विष की थोड़ी थोड़ी बोला, थोड़ा पॉइजन तुम देना थोड़ा हम देंगे, दोनों ही हत्या करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तो ये कह रहा है कि दोनों अपराधों, दोनों व्यक्तियों के अपराध भले ही अलग अलग है, लेकिन वो भी दोनों व्यक्ति जो है इस धारा के तहत दोषी हैं, क्योंकि क्या आशय था उनका, वही योजना नहीं थी हत्या मारने का, उनका दोनों का आशय यही था कि दोनों मिलकर हत्या करेंगे, थोड़ा तुम देना थोड़ा हम देंगे, धीरे धीरे मर जाएगा, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों की दोनों हत्या के दोषी माने जाएंगे, हालांकि दोनों का काम अलग अलग था, फिर भी दोनों इस धारा के तहत क्या माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है आगे, एक और उदाहरण। तो 37 क्या है, एक तरीके से अनुपूरक, अपन ने पढ़ा था ना, 37 जो है अनुपूरक है, अनुपूरक धारा है। 37 कैसी है, अनुपूरक, अनुपूरक, ठीक है, अनुपूरक सिद्धांत है, एक व्यक्ति कर रहा है दूसरा भी कर रहा है। अब जेलर वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जेलर के। कह रहा है का और खा संयुक्त जेलर है, और अपनी उस हैसियत में भी एक कैदी या का बारी बारी से समय समय में 6 घंटे के भीतर संरक्षण बाहर रखते हैं। या को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन का और खा को दिया गया है, वो भोजन इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए, हर अपनी हाजिरी के काल में या को देने का लोभ करने का परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं, या भूख से मर जाता है। खा और खा दोनों हत्या के दोषी। अब ये दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है जेलर के। देखिए पहला जो बी वाला उदाहरण है, इसमें ये कह रहा है कि संयुक्त जेलर है। आप जानते हो कि भाई जेल में जो जेलर होते हैं, जेलर इसलिए कि भाई 24 घंटे की ड्यूटी होती है, एक आदमी 24 घंटे कर नहीं सकता, तो 6-6 घंटे के लिए बोले दो जेलर थे, इसमें संयुक्त जेलर थे, मतलब 6-6 घंटे की ड्यूटी थी दोनों की, 6 घंटे ये 6 घंटे ये, ठीक है, सुबह शाम की ड्यूटी थी। सुबह की ड्यूटी इसकी, शाम की ड्यूटी इसकी, तो सुबह का खाना ये देता है, शाम का ये देता है, दोनों। आखिरी में एक शब्द और लिखा हुआ है इसमें, अविरुद्ध कांड, जानते हुए सहयोग करते हैं, जिस शब्द लिखा है ना जानते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। मतलब ये कह रहा है कि दोनों जानते थे
ये सुबह के टाइम भोजन नहीं देता है जो भी कैदी था, और ये शाम के टाइम भोजन नहीं देता। अब किसी को भोजन नहीं दोगे, स्वाभाविक सी बात है वो मर जाएगा। और ये दोनों जानते थे आपस में कि हम क्या कर रहे हैं, जानते हुए लिखा है ना। तो जानते हुए कि भाई सुबह शाम इसको भोजन नहीं देना है, तो दोनों की दोनों काय के दोषी हैं, इसमें हत्या के दोषी माने जाएंगे। हाँ, भले ही अलग अलग काम है, लेकिन दोनों की दोनों जो है इस धारा के तहत काय के दोषी माने जाएंगे, हत्या के दोषी माने जाएंगे। अब देखिए दूसरा इसकी का अगला उदाहरण, इन दोनों उदाहरणों में इसको याद रखना, जेलर वाले आते हैं। तीसरा उदाहरण कहता है, एक जेलर का कैदी का या का संरक्षण भार रखता है। का या की मृत्यु कारित करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती, किंतु वह क्षुब्धा पीड़ित उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। का अपने पद से चुक्त कर दिया जाता है और खा उसका उत्तरवर्ती होता है। का से दुसंधि या सहयोग किए बिना खा यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभव है कि वह या की मृत्यु कारित कर दे, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है या भूख से मर जाता है। खा हत्या का दोषी, किंतु का ने खा से सहयोग नहीं किया है, इसलिए का हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। ये क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि दो जेलर थे, यहाँ भी थे। एक जेलर जो है खाना नहीं देता, अब पता पड़ जाता होगा कि भाई खाना नहीं दे रहा है, तो वो जेलर को क्या कर दिया जाता है, उसकी नौकरी से हटा दिया जाता है। जिस कैदी को उसने खाना नहीं दिया वो इतना मतलब कमजोर हो गया है कि उसकी मृत्यु हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। हालांकि मृत्यु करने के लिए पर्याप्त नहीं था, वो कह रहे बच गया कुल मिला के, और मृत्यु नहीं हो पाई। वो इतने में उसको नौकरी से निकाल दिया, उसकी जगह कोई बी नाम का कोई दूसरा जेलर आया। हालांकि इन दोनों का कोई हालांकि इन दोनों का आपस में कोई ना योजना है ना कोई संबंध है। बी क्या करता है, बी जानता है कि भाई इतना कमजोर है कि 2-4 दिन और खाना नहीं देंगे तो मर जाएगा। हालांकि ये जब छोड़ के गया था मरने की कगार पे छोड़ के गया था, लेकिन मरने के लिए पर्याप्त नहीं था। 2-4 दिन इसने खाना नहीं दिया और वो मर गया। कौन मर गया, कैदी जो था वो मर गया। तो अब ये कह रहा है कि इसमें जो है चूंकि आपस में कोई योजना नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बी जो है इसमें काय का दोषी होगा, हत्या का दोषी होगा। क्योंकि बी जानता था इस बात को कि भैया थोड़ा बहुत और खाना नहीं देंगे तो मर जाएगा। हालांकि इनका आपस में कोई पूर्व नियोजन नहीं था, योजना नहीं थी, कुछ नहीं था। और ए काय का दोषी होगा, ए हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा, हत्या के प्रयत्न का। ठीक है, ए हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा और बी हत्या का दोषी होगा, क्योंकि दोनों की कोई नियोजित योजना नहीं थी, अलग अलग कार्य थे, है ना। और ना इसको ये जानता होगा, ठीक, इस वजह से। तो ये दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है कि कौन किसमें कब दोषी होगा, इसमें पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ जो दोनों उदाहरण पूछे जाते हैं सेक्शन का आपका 37 के अनुपूरक नियम है ये, ठीक है। इतना ही इसमें ठीक है, ठीक है, इसमें इतना ही देखेंगे। इसके उदाहरण जरूर देखेंगे आप, पहला दूसरा तीसरा, तीनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है, तीनों उदाहरण पूछे जाते हैं, तीनों उदाहरण आपको देखना है। 38 कहता है आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेगी। आपराधिक कार्य में संयुक्त अपराधी विभिन्न अपराधों के क्या हो सकेंगे, दोषी हो सकेंगे, ये अपवाद है। धारा 38 क्या है, अपवाद है। सेक्शन 38 एक क्या है, अपवाद। धारा 34 का ये कह रहा अलग अलग दोषी हो सकेंगे, व्यक्ति को जो है अलग अलग दोषी हो सकेंगे, जबकि अलग अलग अपराध से उन्हें दोषी किया जा सकता है। ये कह रहा है जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ये कह रहा है उस कार्य के अनुसार विभिन्न अपराधों के उनके लिए उनके किया जा सकता है दोषी, इसीलिए इनको अपवाद कहते हैं। क्योंकि 34 लगी तो भैया सबको एक से दोषी होना चाहिए, लेकिन 38 क्या कह रही कि भाई अपने अपने कार्य के हिसाब से उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये धारा 34 का क्या है, अपवाद। या कार्य की प्रकृति के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, अब जब 34 के अधीन अपराध हो रहा है तो भाई सभी को एक सा दंड मिलेगा, है ना, चाहे वो बी हो चाहे सी हो। लेकिन ये धारा 38 क्या कह रही कि भैया अपने अपने कार्य के हिसाब से दंड मिलेगा, इसीलिए कह रहे हैं उनकी ये धारा 38 क्या है, अपवाद है। अपवाद है, ये जैसी काम करोगे उसके हिसाब से सबको अपने अपने हिसाब से दंड दिया जाएगा। इसमें एक उदाहरण दे रखा है, का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन या पर आक्रमण करता है कि या का उसके साथ या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक माना वैध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता।
खा जो या से वैमनस्य रखता है उसका वध कराने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी। देखिए इस उदाहरण में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है भाई। इस उदाहरण में ये कह रहा है गंभीर प्रकोपन, प्रकोपन की वजह से कुल मिला के प्रकोपन आया, आपको प्रकोपन आया, मान लो आपको क्या हुआ, प्रकोपन आया, किसी ने आपको क्रोध दिला दिया। अब क्रोध दिलाने से आप मान लीजिए ये नाम ये मान लीजिए वाई नाम का व्यक्ति है, इसकी आप हत्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये बी नाम का आपका कोई मित्र है, क्रोध आपको आ रहा है, आप इसको मार रहे हो। जैसे भी आप क्या कर रहे हो, आप उसको मार रहे हो, तो ये कह रहा है धारा है कि अगर आप उसकी हत्या करते तो वो आपराधिक मानव वध होता है। इस तरीके का आप अपराध कर रहे हो, आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आते हैं आप। ठीक है, क्यों आते, क्योंकि प्रकोपन में करें तो हत्या नहीं होती, तो हत्या नहीं होती तो क्या होता, आपराधिक मानव वध होता। हाँ अगर ये प्रकोपन नहीं होता तो फिर ये हत्या हो जाती। चूंकि ये प्रकोपन में कर रहे हो इसीलिए ये क्या है, आपराधिक मानव, हत्या तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्रकोपन है। प्रकोपन है तो फिर हत्या नहीं होगी, क्या होगा, आपराधिक मानव। हाँ स्वेच्छा अगर प्रकोपन होता तो फिर ये हत्या होती। चूंकि प्रकोपन दिलाया इसने और आप उत्तेजित हो गए, आप इसकी हत्या करने के उतारू हो गए, तो ये कौन सा अपराध बनेगा, अगर आप इसकी हत्या कर देते हो तो आपराधिक मानव वध बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, और ये बी था, इसका कोई वो नहीं था, ये बस इससे जलन रखता था और इसको मौका मिल गया, इसको मौका मिल गया बदला लेने का। इसने क्या किया, आगे लिखा है या का वध करने में का की सहायता करता है। ये क्या करता है, इसकी सहायता करता है। सहायता किसी भी तरीके से की जा सकती है, भाई हथियार दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो खा जो या से वैमनस्य रखता था, तो यहाँ लिखा रखता था प्रकोपन के वशीभूत ना में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं। तो अब देखिए उधर, अब इसमें देखिए कौन हत्या का दोषी है और आपका जो है कौन आपराधिक मानव वध का दोषी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई दोनों लगे हुए हैं, हालांकि दोनों अपराध में लगे हुए हैं, इकट्ठे लगे हुए हैं और इसको कोई प्रकोपन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आता है, इसमें से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कौन हत्या का दोषी है, कौन आपराधिक मानव वध का दोषी है। ठीक है, चूंकि इसको प्रकोपन नहीं है और ये तो जानबूझ के कर रहा है, अपना बदला ले रहा है, इसकी सहायता कर रहा है, केवल ये डायरेक्ट नहीं मारा, इसकी सहायता कर रहा, मदद कर रहा, आ गया बीच। तो ये जो बी है हत्या का दोषी होगा, बी काय का दोषी होगा, हत्या का, और ए काय का दोषी होगा, आपराधिक मानव वध। तो ये धारा वही कह रही है कि अपने अपने कार्यों के हिसाब से दोषी माना जाएगा। इसका कार्य चूंकि ये प्रकोपन में नहीं है तो काय में चला जाएगा, हत्या में, और ये काय में चला जाएगा चूंकि ये प्रकोपन में है तो पहले ही लिखा है कि वो आपराधिक मानव वध का अपराध होता, तो ये आपराधिक मानव वध में जाएगा। ए आपराधिक मानव वध में जाएगा और बी जो है हत्या के लिए दोषी होगा। तो अपने को जब उदाहरण हत्या आपराधिक मानव वध के आते हैं तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि कब हत्या होती, कब आपराधिक मानव वध होता है। हालांकि हम 38 में पढ़ रहे हैं, हत्या आपराधिक मानव वध में भी लागू होते हैं ये चीजें, तो ये अपन को देखना होता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति प्रकोपन के वशीभूत होकर कोई काम करता है तो आप ये मान लो वो हत्या तो है नहीं। अगर प्रकोपन किसी ने किया और वो कर रहा है किसी की हत्या तो वो आपराधिक मानव वध ही होगा हमेशा। हाँ अगर उसे प्रकोपन नहीं होता तो वो हत्या हो जाता, या फिर वो स्वेच्छा प्रकोपित होता तो हत्या हो जाता। ठीक है, क्योंकि प्रकोपन है, दूसरे ने दिलाया है, तो भाई हत्या तो नहीं हो सकता। ठीक है, हत्या नहीं होगा तो क्या होगा भाई, हत्या नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपराधिक मानव वध होगा, और क्या होगा। ठीक है, तो आपराधिक मानव वध होगा। अगर आपराधिक मानव वध नहीं होता, चोट वोट लगती तो फिर वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी की हत्या कर दी जाती है प्रकोपन के वशीभूत तो फिर वो आपराधिक मानव वध ही होगा। ठीक है, तो ये आपके 38 तक थे और ये उसका अपवाद माना जाता है सेक्शन 38 का। ठीक है, तो सॉरी सेक्शन 34 का जो है अपवाद माना जाता है। यहाँ कई, यहाँ जो है व्यक्ति जो है अपने अपने कार्य के हिसाब से, कार्य की प्रकृति के हिसाब से दोषी माने जाते हैं। ठीक है, जबकि आप सामान्य नियम तो यही कहता है कि अगर 34 के अनुसार अगर किसी ने अपराध किया है तो सबकी सब एक ही अपराध से दोषी होंगे, एक ही हिसाब से दोषी होंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 38 कि अपने अपने कार्य की प्रकृति के अनुसार दोषी होंगे, जो जैसा काम करेगा वो वैसा दोषी होगा। इसीलिए कहते हैं कि धारा 34 का ये क्या है, अपवाद। धारा 34 की अपवाद है धारा 38। ये भी याद रखना, पूछा जाएगा परीक्षा में अगर कि धारा 34 का अपवाद कौन सी धारा है, धारा 38 धारा 34 का अपवाद। ठीक है, धारा 34 धारा 38 का क्या है, अपवाद है, ये आपको याद रखना है। और
अनुपूरक नियम है आपका धारा 37, ये भी याद रखना है, इसका अनुपूरक नियम है धारा 37 और 36 उसका स्पष्टीकरण है। 34 का स्पष्टीकरण के रूप में है, 36 धारा उसके, और 35 मूल नियम का जो है विस्तार है। ठीक है, 34 क्या है आपकी सामान्य आशय है, मस्तिष्कों का मिलन है। ठीक है, अब 34 फिर 149 आती, वो अपन बाद में देखेंगे 49 134 में क्या अंतर होता है। और एक बात और ध्यान में रखना, धारा 34 अपने आप में किसी अपराध का गठन नहीं करती। धारा 34 अपने आप में किसी अपराध का गठन नहीं करती, ये भी याद रखना। धारा 34 अपने आप में किसी अपराध का गठन नहीं करती, जबकि 149 अपने आप में एक अपराध का गठन कर देती। दोनों में अंतर ये है, धारा 34 जो है अब किसी अपराध का मतलब एक किसी नए अपराध का जो है गठन नहीं करती है। ठीक है, वो केवल संयुक्त दायित्व को बताती है कि दो लोग मिलकर काम करते हैं तो दोनों ही दोषी होंगे, चाहे वो एक खड़ा है चाहे एक कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही दोनों दोषी हो जाते हैं इसमें। वैसे तो इसमें अब बात आती है कि इसमें अगर 5 व्यक्ति हो जाए तो फिर वो 149 में चला जाता है मामला, तो 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं इसमें, बस इतना ही लिखा जाता है। सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, सही शब्द यही होता है, 2 से अधिक 5 से कम। हालांकि ये सही नहीं है कि 5 से कम कहें हम, ठीक है, बस 2 से अधिक ये ज्यादा राइट है। ठीक है, 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, एक या एक से अधिक, या एक से अधिक भी कह सकते हो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं सामान्य आशय को घटित करने में, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 5 से कम, हालांकि कई बार पूछ लेते कि 5 से कम, तो 5 से कम होंगे, ये तो वही बात है, 5 हो जाएंगे तो 149 में चला जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए सामान्य आशय के अपराध को गठित करने में। सामान्य आशय का जो अपराध है किसी नए अपराध का गठन नहीं करता। इसके अलावा मस्तिष्कों का मिलन 34 को ही कहते हैं। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है कुल मिला के, संयुक्त लायबिलिटी है इसमें, संयुक्त दायित्व। बस इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो है अपने 39 से शिक्षा वगैरह जो है इसको दोबारा से एक बार और पढ़िएगा। ठीक है, तो ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। ठीक, इतना ही पढ़ना है इसमें। 34 सामान्य आशय है, फिर 35 क्या है, 36 क्या है, 37 क्या है, 38 क्या है, बस इतना याद रखना है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको ज्यादा कुछ उसमें अंदर नहीं पढ़ना रखना। 2-3 फैक्ट उसके कि भी 34 होता क्या है, संयुक्त दायित्व होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना कि 34 सामान्य आशय का मूल नियम है, 35 मूल नियम का विस्तारित रूप है ना। यानी कि सामान्य आशय ना, हाँ ये भी क्वेश्चन आता है एक बार कि सामान्य आशय ना होने पर किसी व्यक्ति को किस धारा के अधीन दंडित किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सामान्य आशय ना होने पर भी सामान्य, ये क्वेश्चन आ चुका है, सामान्य आशय ना होने पर भी किसी व्यक्ति को सामान्य आशय के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। सामान्य आशय ना होने पर भी किसी व्यक्ति को सामान्य आशय के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। फिर यहाँ आपको उदाहरण वो सेक्शन दे देंगे, 34, 35, 36, 37। अब आपको इसमें से सही धारा चुनना है, तो कौन सी धारा चुनेंगे आप इसमें से? धारा 36। ठीक है, धारा 36 ये याद रखना, ये आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से सामान्य आशय ना होने पर भी किसी व्यक्ति को सामान्य आशय के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, ये कौन सी धारा कहती है? धारा 36 कहती है। ठीक है, मूल नियम का विस्तार मतलब यही, ये धारा 36 कहती है। तो इस तरीके से भी इसको याद रखना है। स्पष्टीकरण तो आप जानते ही हैं 36 में है, सॉरी 36 गलत लगाया, 35 कहते हैं, 36 लगाया, चलो इसी को 35 कर देते हैं, 35 और ये 36। ठीक है, सेक्शन 35 कहता है, ये सेक्शन 35 कहता है कि सामान्य आशय ना होने के बाद भी किसी व्यक्ति को सामान्य आशय के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। 34 के बाद वाला सेक्शन 35 ही कहता है। ठीक है, 36 आप जानते हैं स्पष्टीकरण है, 37 अनुपूरक है, और 38 जो है इसका अपवाद है, ये भी याद रखना। 38 क्या है? इसका अपवाद, ये याद रखना। ठीक है, अपवाद, चलो अपवाद, तो ये याद रखना। बस इसी तरीके से इतना ही याद रख लेना, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका 34 का। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना ही।